साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। कहते हैं कि प्यार तो बेरोज़गारी में होता है, जब पैसा रहता है तो लोग रिश्ता अपने आप जोड़ लेते हैं। साथियों, जब ये रिश्ता परिवार का रिश्ता है, शादी का रिश्ता है और अल्टीमेटली दुर्भाग्यवश आपकी पत्नी शादी के 7 साल में मर गई, भले ही आपने कोई भी क्राइम नहीं किया, पर ये छाती कुट्टे लोग आकर छातियाँ पीटते हैं और ये कहते हैं कि निर्लजों, तुमने हमारी बिटिया को मार दिया, हमारी फूल सी बेटी थी, प्यारी बेटी, तुमने इसको मार दिया। भाई क्यों मार दिया ये तो किसी को पता नहीं। और इनके साथ कुछ निकम्मे किस्म के लोग, कुछ सलाहकार, फिर इस आग में घी डालने का काम करते हैं मीडिया वाले। इन दहेज के लोभियों को देखिए, इन्होंने एक युवती को मार दिया, सिर्फ पैसों के लिए मार दिया। मतलब बेशर्मो, शर्म करो कि तुम मीडिया वाले हो, तुम्हारा काम है सही बात सामने लेके आना, ना कि मीडिया ट्रायल करना। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि मीडिया हमारा स्तंभ है और मीडिया के पब्लिकेशन पर हम कोई अनवारंटेड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकते, पर सुप्रीम कोर्ट की इस लिबर्टी का आज दुरुपयोग हो रहा है। आए दिन देखा जा रहा है कि बिना फैक्ट्स वेरिफिकेशन के मीडिया किसी इनोसेंट आदमी की, खुद की और उसके परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। जितना उसको परेशान अब नहीं होना पड़ेगा, उससे कई गुना परेशान उसको ये मीडिया वाले कर देते हैं, जिस कारण उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं और कहते हैं कि भाई नमस्कार, आप अपना रास्ता जो है खुद देखो, अपना रास्ता जो है खुद चुनो। साथियों, एक बात जो है कहना चाहूँगा, भले ये बात विचलित कर सकती है, बट बात सत्य है। देखो साथियों, जीवन में अगर दो लोग आपस में जुड़े हैं, चाहे वो मित्र के रूप में, चाहे पार्टनर के रूप में या पति पत्नी के रूप में, तो उनका आपस में ट्रस्ट है, विश्वास है। पर कई बार क्या होता है कि फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से पक्षकारों के सुखी वैवाहिक जीवन में या सुखी रिलेशनशिप में जहर भी जो है घुल जाता है। और आज का जो कंटेक्स्ट है वो है सेक्शन 306 आईपीसी में। तो हम सिर्फ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप की हद तक की बात को डिस्कस करेंगे। साथियों, अक्सर हो क्या रहा है कि फैमिली इंटरफेयर कर रही है और ऐसे इंटरफेरेंस कि लड़की जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और अल्टीमेटली ऐसा देखा गया है कि लड़कियाँ जो हैं सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जो है आगे बढ़ रही हैं। कहने की बात यह है कि फैमिली जो है दबाव बनाती है कि तू अपने पति को वश में रख, तू अपने पति पर दबाव बना, पति को मोहित कर, अगर वो नहीं होगा तो तू अपने पैतरे चला। अल्टीमेटली वो पैतरे चलाती है, फेलियर होती है, तो उसको लगता है कि भाई अब मुझे कुछ नहीं हासिल होगा, तो इसका आउटकम क्या होता है कि टू कमिट सुसाइड। ऐसा अक्सर देखा गया है। हालांकि हर केस में ये बात सत्य नहीं है, बट अक्सर ऐसी जो है स्थिति को भी देखा गया है। तो कहने की बात है कि जब वो लड़कियाँ आत्महत्या कर लेती है ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, तो उस सिनेरियो में वही घर वाले आके छातियाँ पीटते हैं और ये कहते हैं कि हमारी फूस लड़की को दहेज के लिए परेशान किया गया, जब हमने दहेज नहीं दिया तो उसको मारा पीटा गया और अल्टीमेटली उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अगर सही बात पुलिस को बता दी होती, सही बात पर चर्चा कर ली होती, तो इतनी दुविधा ना होती, क्योंकि जिसके मन में लालच है तो वो बात तो वैसे ही करेगा। साथियों, अल्टीमेटली क्या था कि ऐसी रिपोर्टों पर पुलिस आपको जरूर बुलवाएगी। ये आप नोट कर लेना इस फैक्ट को। फैक्ट है, राजीनामे के नहीं, बार्गेनिंग करनी कैसे, पैसों का लेन देन, उसके भरपूर प्रयास कर लेंगे। जब वो प्रयास विफल रहेंगे तो अल्टीमेटली आपको टूवर्ड्स लिटिगेशन जो है धकेल दिया जाएगा और तुरंत गिरफ्तार करके अखबारों में बड़ा बड़ा छपा दिया जाएगा कि दहेज का लोभी और पति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला गिरफ्तार, गंभीर हो सकती है सज़ा, और उस अखबार को सिर्फ मिला है मसाला। जिस पुलिस को सही जांच उस मामले में करनी थी, वो भी मीडिया के दबाव में कार्रवाई कर रही है और लड़की वालों के जो घर वाले हैं उनके दबाव में कार्रवाई कर रही है। फटाफट जांच करो, जल्दबाजी में जांच करो, हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरे न्याय मिरिंडा थोड़ी ना है कि दुकान पे घर खरीद के लिए है। न्याय का एक सिस्टम है जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट है और आर्टिकल 21 को तो लोग भूल ही जाते हैं, जो कहता है कि राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो ये भी स्पष्ट करता है कोई इसे छीन नहीं सकता। पर यहाँ तो ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत लिबर्टी का ही बलात्कार बार बार कुछ लोग मिलकर कर देते हैं। वो लोग ये देखते हैं कि इसके पास पैसा तो इसे कैसे लूटें, और कुछ सलाहकार भी इसी मामले में लग जाते हैं कि भाई केस तो क्या भाड़ में, हम अपनी जेबें जो है कैसे भरें। ये फैक्ट है और जीवन की सच्चाई है, चाहे लगे तो लगे बुरे, पर जो बात है मैं फैक्ट कह रहा हूँ, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जमीन से जुड़ी हुई बात जो है मैं रखता हूँ। साथियों, अब आप नोट करो जो मैं कंटेंट्स आपको लिखा रहा हूँ, और खासकर वो लीगल पोजीशंस जो सेक्शन 306 आईपीसी को लड़ने में काफ़ी हद तक आपकी सहायता जो है कर सकता है। साथियों, शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, एक रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 28 फरवरी 2023 का। मामला क्या था कि इस केस में जो कंसर्न कल्प्रिट्स है उन्हें कन्विक्शन हुआ सेक्शन 306 आईपीसी में विद सेक्शन 498 है विद सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी।
मामला जो है फिर हाई कोर्ट तक गया, फिर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया, क्योंकि निचली कोर्टों से कंसर्न अपीलेंट हार चुके थे। प्रोसिक्यूशन का स्टैंड क्या है कि एक महिला है मिसेस ए, किसी का नाम लिखा नहीं मैंने ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने वर्ड यूज़ करा है मिसेस ए। ये डिकीज्ड है, जिसकी शादी हुई अक्यूज नंबर 3 से, और शादी के 3 साल बाद जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट रहा कि महिला ने सुसाइड कर ली। हालांकि बाद में कह दूं कि हिंदुस्तान में आज भी जो पुरुष सुसाइड का रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है महिला सुसाइड से, और ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं के लिए बड़े बड़े कानून हैं, चाहे वो रेप को लेकर हो, चाहे वो मॉडेस्टी को लेकर हो, चाहे वो अननेचुरल इंटरकोर्स को लेकर हो, चाहे दहेज प्रताड़ना को लेकर हो। इसके बावजूद भी पुरुषों का जो डेथ रेट है, पुरुषों का जो सुसाइडल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेयर टू वुमेन। तो लॉ किसके लिए बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए, इस बारे में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अक्यूज नंबर 1 और 2 वो मदर इन लॉ है और फादर इन लॉ है मिसेस ए की। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मिसेस बी कौन आ गई। मिसेस बी जो है ये मिसेस ए की माँ है। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखाई और उसमें कह दिया कि उन्होंने अपनी फूल सी नाजुक सी बिटिया की शादी जो है अक्यूज नंबर 3 से करी, और मैरिज के बाद जो उसके पेरेंट इन लॉ है, जो ब्रदर इन लॉ हैं और उसके हस्बैंड जो हैं, इन्होंने इसको इल ट्रीट किया। ये हर रिपोर्ट में लिखा होता है। टेलर मेड रिपोर्ट आपको अपने ही परिवार में मिल सकती है, और जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ वैसे की वैसी रिपोर्ट लगभग हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है लिखी जाती है कि हमारी फूल सी बच्ची थी, उसकी हमने शादी कर दी, पर इन दहेज के लोभियों ने, इन राक्षसों ने उसको प्रताड़ित करा, फिजिकली भी और मेंटली भी, ऑन अकाउंट ऑफ डिमांड ऑफ डाउरी। ये तो बड़ी समस्या इस देश की हो गई है। मतलब भले ही हस्बैंड डाउरी की डिमांड करे या नहीं करे, बस दहेज की मांग करी। उनका ये कहना है कि इस तरह से प्रताड़ित किया गया, इस तरह से हैरेस किया कि भाई सुसाइड करनी पड़ गई। सुसाइड की बजाय अगर पीर के काम कर लिया होता तो दिक्कत नहीं पड़ती ना। तो कहने की बात यह है कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे परिवार हैं लड़की पक्ष के जो लड़की के ऊपर दबाव बनाते हैं, जब वो दबाव सहन नहीं कर पाती तो सुसाइड कर लेती है। गलती करी खुद ने, क्राइम करा खुद ने, मार दिया जवाई के माथे। इस पर पुलिस ने जो है साफ रूप से जो है एफआईआर काट लिया। सेक्शन 498 है, 306 और सेक्शन 34 आईपीसी है। ये 304 नहीं है, 34 आईपीसी है। जिस कारण मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगा कि जो गलती हमसे हुई है कि हमने 34 को 304 लिख दिया, यही गलती प्रोसिक्यूशन से भी होती है कि एक सच्चे केस को घुमा फिरा के उस पर मसाला लगा के उसको ऐसा बनाते हैं कि इनसे बेहतरीन दहेज लोभी तो इस देश में पैदा नहीं हुआ। माँ राक्षस हैं तो इनको तो फांसी लटका दो। और अगर बस चले लड़की वालों का, तो जैसे बाहर के देशों में होता है ना कि लड़के और लड़के वालों को सूली पे चढ़ाकर नंगा करके उनको पत्थरों से मारो, और जब तक ना मर जाए उनको पत्थरों से मारते रहो, वो सीन ना हो जाए हिंदुस्तान में। तो कम से कम कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ तो है, बट इसकी संपूर्ण पालना भी सुनिश्चित करनी होगी, तभी इसका जो वास्तविक कंसेप्ट है वो रिकॉग्नाइज और सस्टेन जो है वो रह पाएगा। यहाँ पर कन्विक्टेड हुए, फिर अपीलों में गए, अपील से भी हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। अब इनका स्टैंड क्या था? इनका स्टैंड है कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 12 और 14 जो है ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को, एंड केस जो है डिपेंड है ऑन टेस्टिमनी ऑफ PW1 एंड PW4 जो कि पेरेंट्स हैं डिकीज के, और PW6 जो कि अंकल हैं डिकीज के। इन्होंने डिपोज किया है अबाउट डिमांड ऑफ डाउरी इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अबाउट द हैरेसमेंट जो कि दिया गया है एलिजली टू द डिकीज मेंटली एंड फिजिकली, जिस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 306 जो है मेड आउट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्शन 306 को हम पढ़ते हैं तो ये स्पेल करता है अबैटमेंट फॉर सुसाइड, और अबैटमेंट क्या है? इंस्टिगेशन करना, कॉन्स्पायर करना, ये इंटेंशनली ऐड करना, ये बेसिक फाइबर है अबैटमेंट का जो कि डिफाइन किया गया है 107 आईपीसी के अंदर। तो कुल मिला के हम एक बात कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 306 आईपीसी में प्रोसिक्यूट करना है तो दैट जो है इट मस्ट बी सुसाइडल एंड इट मस्ट बी द आउटकम ऑफ द अबैटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज, और जिसके लिए सेक्शन 107 आईपीसी में जो एलिमेंट है उसको स्टैब्लिश भी करना होगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, M मोहन वर्सेस स्टेट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इंस्टिगेशन इज अ अर्ज, इट इज़ अ प्रोवोक, it is an encouragement to do an act. To satisfy the requirement of instigation, it is not necessary that actual word must be used. The point is that the word used is of such nature कि उसको वो properly motivate कर दें, charge कर दें कि वो act जो है वो commit कर ले, जो कि एक criminal act है. Yet a reasonable subtlety to incite the consequence must be capable of being spelled out. The present one is not a case where the accused has by his own act or omission or has by any continued course of conduct created such circumstances that the deceased was left with no other option except to commit suicide. तो इस सिनेरियो में अबैटमेंट या उसका कॉन्सिक्वेंट सेक्शन 306 आईपीसी जो है लागू नहीं होगा,
In the said case, the court concluded that there is no evidence and material on the record wherefrom the inference of guilt could be drawn. तो इस पर जो है निर्भर किया गया। साथियों, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात इस केस में निकल के आई, जो आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अबेटमेंट के लिए क्लियर कट एविडेंस फाइल पर होनी चाहिए कि देयर इज़ इधर एनी इंस्टिगेशन और कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एक्ट, कि जिसके कॉन्सिक्वेंस में जो कंसर्न विक्टिम है या डिकीज्ड है सुसाइड को कमिट ही कर ले। अगर ऐसे एलिमेंट फाइल पे नहीं है तो किसी भी सिनेरियो में सेक्शन 306 आईपीसी इन द रूटीन मैनर जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसर्न डिकीज ने सुसाइड कमिट किया ड्यू टू मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट ऑफ द अक्यूज्ड, और जो ओपिनियन आई मेडिकल ओपिनियन खासकर, वो कहता है कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो है ड्यू टू ड्रॉइंग एज अ रिजल्ट ऑफ एस्फेक्सिया। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर सम इंजरी ऑन बॉडी ऑफ डिकीज एज पर पोस्टमार्टम। तो ये डिफिकल्ट है कि डेथ जो है सुसाइडल है और सुसाइडल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टेटमेंट फाइल पर है उसमें गंभीर विरोधाभास है इंसिडेंट्स को लेकर, तो कोर्ट ने कहा कि ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि डेथ जो है सुसाइडल है या नहीं है। इसके अलावा रियल कॉज क्या था इस तथ्य को लेकर, इसका भी कोई फैक्टम जो है रिकॉर्ड पर नहीं है। साथियों, इस कॉन्टेक्स्ट के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों को जो है देखना होगा। जो लड़की की माँ थी, इससे अपने बयानों में कहा कि इसकी लड़की का मर्डर हुआ है और उसकी लड़की को कुएं में धकेल के जो है उसकी हत्या कर दी गई है। और उसने एडमिट किया कि जब वो मौके पे पहुंची तो शी हैज़ नॉट सीन द डेड बॉडी ऑफ द डॉटर इन द वेल। उसने ये भी एडमिट किया शी हैज़ नॉट स्टेटेड इन द कंप्लेंट दैट हर डॉटर हैज़ कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग इनटू अ वेल ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट। तो कुल मिला के एडवोकेट जो है डेबिट करके ले गया। यहाँ पर पीपी ने जो है उसको हॉस्टाइल किया और उसको जो है क्रॉस एग्जामिन किया एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 154 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने एडमिट किया कि शी डिड नॉट रिमेंबर द इंसिडेंट एज इट अकर्ड लॉन्ग बैक। और क्रॉस में उसने ये भी एडमिट किया कि शी हैड एडमिटेड दैट द अक्यूज नंबर 3 हैड इन्फॉर्म्ड हर ऑन टेलीफोन दैट हर डॉटर हैज़ एक्सीडेंटली स्लिप्ड एंड एज अ रिजल्ट thereof she fell in well at about 12 o'clock. She stated that when she, her husband and other relative and other neighbors went to the place of occurrence at about 4:30 p.m. they had not seen the dead body floating in the well. तो कुल मिला के थ्योरीज अपने आप में ही कॉन्ट्रडिक्टरी थी और जो फैक्ट और जो स्टैंड प्रोसिक्यूशन का था उससे विपरीत जाकर उन्होंने मुख्य बयान दिए और बातें अपने क्रॉस में रखी। इस तरह से इसके फादर के बयान हुए तो उन्होंने कहा कि इनको नहीं पता कि इनकी लड़की ने सुसाइडल किया है। इस तरह से इनके फादर के बयान हुए तो उन्होंने यही कहा कि इनको नहीं पता कि ये डेथ जो है ये सुसाइडल है या ये डेथ जो है वो होमिसाइडल है। और सिमिलर पोजीशन जो है वो गवाह नंबर 5 और 6 के बयानों में जो है देखी गई। साथियों, ये बात सत्य है कि 113A इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रेजम्पशन तभी ड्रॉ होगा कि जब ये प्रूव कर दिया जाए कि डेथ जो है वो सुसाइडल है और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट है और जो विवाहित महिला है उसने विवाह के 7 साल के अंदर अंदर जो है सुसाइड कमिट किया है और इसका आउटकम मोटिव जो है वो डिमांड ऑफ डाउरी है, जो कि एक बेसिक कॉन्सिक्वेंटल है। तो इस सिनेरियो में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि ये एक सुसाइडल डेथ है और 113A का प्रिजम्पशन लेके कन्विक्शन कर सकता है। बट उसे ड्रॉ करने से पहले फाउंडेशन फैक्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। मियर कमिशन ऑफ सुसाइड विदाउट एनी स्पेसिफिक स्टोरी वुड नॉट बी सफिशिएंट to conclude and to draw the presumption as per section 113A of the Indian Evidence Act. तो कोर्ट ने looking into the fact and circumstances ये माना कि जब तक ऐसे कोई एलिमेंट फाइल पे नहीं है कि इसकी डेथ जो है सुसाइडल है और सुसाइडल जो है डेथ जो है वो आउटकम है या फाइनल आउटपुट है ऑफ द इंस्टिगेशन और कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 107 इंडियन पेनल कोड में। तो इस सिनेरियो में एलिमेंट फुलफिल ना होने से अक्यूज को जो है हम सेक्शन 306 आईपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोर्ट ने लुकिंग इनटू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस 306 की हद तक प्रोसीडिंग्स को रद्द करने और अक्यूज को बरी करने के जो है आदेश पारित किए। तो साथियों, है ना कितनी महत्वपूर्ण बात कि बात छोटी सी थी पर कितना बड़ा चढ़ा के लिख दिया है। पर जब वो एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं हुए तो उसका डेफिनेट फ़ायदा जो है अक्यूज को मिल गया। तो कहने की बात यह है कि आपको जोर देना है लॉ की एलिमेंट्स पे, उनकी थ्योरीज पे, वेरियस जजमेंट्स पे और उसकी लाइट में जो है जिरे करो, निश्चित तौर पर फ़ायदा मिल जाएगा। घबराने का नहीं है, गलत नहीं हो तो कानून आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।